वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जीएस। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 10 का शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन करा रहे हैं और हम अभी तक अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हम बायोलॉजी की सेक्शन का पहला चैप्टर, जिसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जिन बच्चों ने अभी तक अगर केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री के चारों चैप्टर को पढ़ सकता है। तो आइए बात करते हैं अपने हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने हम डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्या क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जैसा कि लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। यानी जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो परफॉर्म करते हैं कुछ लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। यानी ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सरवाइव कराने के लिए करना पड़ता है। आगे लिखा है, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, digestion, which together keep the living organisms alive and perform to job of body maintenance are called life processes। यानी जो ये प्रोसेस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए करते हैं और अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। यानी अगर कॉमन सी लैंग्वेज में बोला जाए कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, जो हमारी लाइफ हमें जिंदा रखते हैं, उन सभी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने एक चार्ट बना है एग्जाम्पल करके, इस चार्ट के अंदर कुछ लाइफ प्रोसेस के बारे में लिखाया गया है, जैसे कि ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं अपने हम न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसा लिखा है, द वॉल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता हो, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है हमारा, वो एनिमल्स के अंदर अलग होता है और प्लांट्स के अंदर अलग होता है। जैसा कि लिखा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, कैन मेक देयर ओन फूड। यानी जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अगर बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, तो न्यू एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर अपने फूड के लिए। जैसा कि लिखा है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ये हमारे न्यूट्रिशन की बात है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। भाई ये बात करते हैं अपने हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है और कौन सा एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है हमारा ऑटोट्रॉफिक और एक है हमारा हेटरोट्रॉफिक। तो बात करें पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता दें, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी ग्रीन प्लांट्स हो, वो अपना खाना खुद बना लेता हो, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती हो, उसे किसी पर डिपेंड रहना ना पड़ता हो, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि लिखा है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एटसेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में सब जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लगा हमारा ग्रीन प्लांट्स के बारे में। आइए बात करते हैं अपने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotroph for their food supply directly और indirectly। यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पर या किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इनडायरेक्टली भी रह सकते हैं और डायरेक्टली भी रह सकते हैं, इसी को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एनिमल्स और फंगी, ये हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें लगा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब डिटेल में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि लिखा है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और ग्रीन प्लांट। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और सभी ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो यूज करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट में। यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये CO2 का यूज करते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। आगे लिखा है,
Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. अगर आपसे photosynthesis की definition पूछने को आती है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि autotrophic nutrition is fulfilled by the process in which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. तो photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट CO2 वाटर और आपका सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसी को प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसा कि आगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में लिखा गया है, तो ये करें हम इसकी इक्वेशन के बारे में। तो जैसा कि इक्वेशन में लिखा है 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट, जिससे हमारा बनता है C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और 6O2 और 6H2O। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना तो बना लेते हैं मगर ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन इस अर्थ पर सभी ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन में काम आती है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम बात करें ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, उसके दो रीजन हैं कि इस फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। आइए बात करते हैं अपने हम रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है फोटोसिंथेसिस में, यानी किन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम सनलाइट के बारे में, यानी सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। यानी सनलाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी अगर सनलाइट नहीं हुई तो फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करते हैं अपने हम क्लोरोफिल के बारे में, जो प्लांट्स के ग्रीन लीफ में पाया जाता है। एक पिगमेंट होता है जो हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट पिगमेंट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारी CO2 के बारे में। तो CO2 एक ऐसा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्टोमेटा के थ्रू अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो CO2 एंटर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा है वाटर। तो वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एटसेट्रा टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सोइल। तो वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि वाटर के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस और हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिसॉल्व रहते हैं। तो ये था हमारा रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात करें अगर हम फोटोसिंथेसिस की साइट के बारे में, क्या फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आज बात करते हैं अपने हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पाया जाता है हमारी लीफ के अंदर। क्लोरोफिल में भी अगर बात करें क्लोरोफिल में कहाँ पर होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल होता है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्लास 9th में आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जैसा कि लिखा है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स। यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर बात करें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी कितने स्टेप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो सबसे पहले एब्सॉर्प्शन होता है लाइट का। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद ये लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जैसे ही हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में बदलती है, वहीं पर वाटर ब्रेक हो जाता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद में जो अगला स्टेप होता है हमारा रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, और CO2 रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। तो ये थे हमारे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। आइए बात करते हैं अपने हम स्टोमेटा के बारे में कि क्या होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमारी पत्तियों की सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, और ये स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो आइए बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। जैसा कि लिखा है टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। इनके अगर फंक्शन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और ये जो स्टोमेटा होते हैं वो ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, यानी वाटर वेपर्स को पत्तियों से बाहर निकालने में मदद करते हैं, उसी को हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा स्टोमेटा और उसके फंक्शंस के बारे में। जैसा कि एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें जो सेंटर पर है ये स्टोमेटल पोर मौजूद है, और उसके साइड से क्लोरोप्लास्ट मौजूद है,
और उसके अलावा इसके दोनों तरफ डंबल शेप्ड में सेल मौजूद हैं जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। तो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है और उसमें कितने इवेंट्स होते हैं और कैसे होती है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई एनिमल्स दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता उसको हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये तीन टाइप्स का होता है, जैसा कि एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक। तो पहले बात करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन जो स्टेप बाय स्टेप होता है, या हम ये कह सकते हैं जिसमें ब्रेक डाउन होता हो, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसा कि लिखा है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड फॉर्म में फूड को टेक करता है, लेता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर तोड़ देता है, जैसे कि अमीबा, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अगला लिखा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो याद रखना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डेड एंड डिके मैटर को खाता हो। जैसा कि लिखा है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मैटर को खाता है, जैसे कि फंगस के बारे में। जो फंगस होते हैं ये डेड एंड डिके मैटर को खाते हैं। अगला लिखा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन याद रखना, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाकर रहता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट कहलाता है। तो जैसा कि लिखा है, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जैसे कि कस्क्यूटा, प्लांट पैरासाइट, टिक्स एटसेट्रा। आगे हम बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर फूड, कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो जैसा कि लिखा है, यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, जैसे कि एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी बॉडी की सरफेस से फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसा कि लिखा है अमीबा के बारे में, कि जो अमीबा होता है उसके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया को एक्सटेंशन करता है सेल मेम्ब्रेन का, जिससे फूड को पकड़ लेता है और उस फूड को अपने अंदर ले जाता है, और इसके पास फूड वैक्यूल पाई जाती है, वहां पर ये फूड का डाइजेशन करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। जैसा कि यहाँ पर लिखाया गया है कि यहाँ पर एक फूड का पार्टिकल मौजूद था और ये फूड का पार्टिकल सीडोपोडिया के थ्रू अंदर चला गया और फूड वैक्यूल में जाने के बाद ये इसका डाइजेशन हो गया और इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। जैसा कि लिखा है, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रो आउट, और यहाँ से अपने एक्सटर्नल मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है, आप इसको डायग्रामेटिकली बना सकते हैं और अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अपने हम पैरामीशियम के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, पैरामीशियम पैरामीशियम के पास सीलिया पाए जाते हैं, उसकी बॉडी पर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये फूड को पकड़ लेते हैं और एक स्पेसिफिक स्पोर्ट बना देते हैं और ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से फूड को अंदर ले जाता है। अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, इसको फूड को अंदर ले जाते हैं। फिर एक होता है डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में होता है एजेशन। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर स्टेप्स पाए जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आइए बात करते हैं अपने हम ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। तो ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले बात करें अपने एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो माउथ से स्टार्ट होती है और फिर उसके अंदर टीथ पाए जाते हैं और टंग पाई जाती है। माउथ होता है वो इनटेक ऑफ होल फूड, वो सभी फूड को लेने के लिए होता है। टीथ हमारे च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए होते हैं। टंग हमारी रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड के लिए होती है और इसके साथ साथ सोलोइंग पुशिंग डाउन द फूड, और फूड को निगलने में भी हमारी मदद करती है। जो हमारे माउथ में बक्कल कैविटी के बाहर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये सिक्रीट करती हैं सैलाइवा
और म्यूकस को। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अगर हम बात करें सेलिवरी ग्लैंड्स के बाद, जो हमारा टंग होती है उसमें हमारा एक ट्यूब पाई जाती है ईसोफेगस, और ईसोफेगस हमारा स्टमक में जाकर खुलता है। तो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वहां पर स्टार्च का डाइजेशन करने के लिए सैलाइवा सिक्रीट होता है, और एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो ईसोफेगस होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू हमारा फूड होता है वो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है। तो ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जो स्टमक होता है वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। इसके अलावा ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और एक्सपेंड भी होती हैं। अगर बात करें अपने हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन पाया जाता है, जो एंजाइम है जो हमारा ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का। इसके अलावा HCl पाया जाता है जो एसिडिक मीडियम बनाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा म्यूकस पाया जाता है जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो एसिड होता है वो हमारी स्टमक की वॉल को बर्न ना कर सके। तो आगे बात करते हैं अपने हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि जो हमारा स्टमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ओपन होता है। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स जो होती है वो हमारी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। आगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो इसके अंदर विलाई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड एंड इनटू द ब्लड, जो हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं ताकि हमारा फूड पूरी तरह से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो रिसीव करती है रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, इसके अलावा ये लीवर से बाइल जूस को रिसीव करती है। इसके साथ साथ ये जो बाइल जूस होता है ये हमारे फैट को इमल्सिफिकेशन कर देता है, तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं बाइल जूस की वजह से। इसके साथ साथ पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, और उसके अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेस पाया जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है और लाइपेस फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अगर बात करें एमल्सिफिकेशन की, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जब जो इमल्सिफिकेशन होता है वो हमारा बाइल जूस की वजह से होता है। बात करें अगर हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम जो होता है वो होता है एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस एजेशन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनस। इस रास्ते यानी लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसका रिमूवल होता है। और ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिया है आपको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।